वेल दोस्तों, बात करते हैं साइक्लिक ग्रुप की और इससे रिलेटेड बहुत सी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन से चलूंगा कि साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन कहती है कि आपका कोई ग्रुप साइक्लिक होगा अगर उसको जनरेट करने वाला कोई अगर एलिमेंट एक ही हो। जैसे यहाँ मैंने ग्रुप लिया है, वो एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का एग्जाम्पल है जो ए इसका जनरेटर है। तो यानी कि कोई ग्रुप है जी और उसको जनरेट कर रहा है कोई एलिमेंट ए, और ये एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। तो इसको मैं बोल रहा हूँ साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट जो है ना वो एक ही फॉर्म में है। वो एक ही कोई पावर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लाइक ए की पावर -3, ए की पावर -2, ए की पावर -1, ए की पावर 1, 2, कुछ भी, यानी कि हर एक जो एलिमेंट है वो एक फॉर्म है ए की। तो इसलिए मैं इसको बोलता हूँ कि ये एक साइक्लिक ग्रुप है और इसका जनरेटर कौन है, वो है ए। लॉजिक क्लियर हुआ। अब मान लो मैंने ये एक ग्रुप लिया है और ये एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम ए की नोटेशन से इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो ये जो मेरा ग्रुप है ना जी वाला, इसके अंदर जितनी भी एलिमेंट है वो ए की फॉर्म में है। तो अगर आप कहते हो कि कोई एक्स इसके अंदर बिलोंग करता है तो वो एक्स भी कैसा होगा, वो एक्स कोई ए की पावर ही होगा। वो ए की पावर आर हो सकता है, ए की पावर एन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ए की पावर एन तक इसके अंदर लास्ट एलिमेंट है ए की पावर एन। ओके, अब मान लो जी ग्रुप का एक एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं मान लो 1, -1 आइटा और माइनस आइटा। ये एक साइक्लिक ग्रुप है। अब इसके चारों एलिमेंट्स को आप आइटा की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे देखिए, आइटा की पावर 2, आइटा की पावर 3 और आइटा की पावर 4। तो ये सारे के सारे ये ऊपर वाले ग्रुप को बना रहे हैं। तो इसका मतलब इसका जनरेटर कौन है, आइटा। और ये एक साइक्लिक ग्रुप है जिसके अंदर 4 एलिमेंट हैं। इसका ऑर्डर भी आपको पता है। अब मान लो आप कहते हो कि इसी ग्रुप के अंदर ना कोई और एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। मान लो ए की पावर n+1 एग्जिस्ट करता है। हालांकि आपने कहा कि इसके अंदर एनी एलिमेंट है, तो वो डेफिनेटली क्या होगा बच्चों, वो कोई ना कोई ए की पावर आर के बराबर होगा, यानी कि वापस सर्कल जनरेट होगा। इसको और एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझाऊंगा, आगे चलते हैं। तो अब ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जनरेटर के बारे में। अगर साइक्लिक ग्रुप है तो उसका जनरेटर होता है। अब जनरेटर होता है तो वो जनरेटर कौन हो सकता है। लाइक अगर कोई ग्रुप है तो उसका ना एक से ज़्यादा जनरेटर भी हो सकते हैं। कि आगे हम थ्योरम करेंगे तो आपको बताऊंगा कि जैसे खुद भी जनरेटर होता है ए और उसका इनवर्स भी जनरेटर होता है। और कोई भी नंबर जो होगा, एनी नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कि उस जो भी आपका जो एलिमेंट है जो जनरेटर बनने वाला है वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो मान लो जी इज इक्वल टू ग्रुप है, आप ए इज अ जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप जी। तो यहाँ पे आपका हर एक एलिमेंट, जैसे मैंने पहले आपको बताया, हर एक एलिमेंट क्या है, एक ही फॉर्म में है। तो इसके अंदर कोई एच अगर होगा तो वो इसका सब ग्रुप होगा। अब किसी साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है, क्या वो भी साइक्लिक होगा? इसके ऊपर प्रॉपर थ्योरम भी है। तो ये डेफिनेटली साइक्लिक होगा। अब मान लो एच इसका सब ग्रुप है तो इसको जनरेट करने वाला भी कौन होगा, ए ही होगा। हाँ, इसका जनरेटर अलग हो सकता है, ओके, जी का और एच का जनरेटर अलग अलग हो सकते हैं, बट होगा एक ही फॉर्म में। तो H मस्ट बी साइक्लिक। अगर साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है वो साइक्लिक ही होता है। अब एक थ्योरम है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबिलियन ग्रुप। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो जी मान लो आपने एक साइक्लिक ग्रुप ले लिया, इसका जनरेटर कौन है, ए। तो जी एक साइक्लिक ग्रुप है, हमें बताना है कि ये एक अबिलियन ग्रुप होगा। अब अबिलियन ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी है, ए बी इज इक्वल टू बी ए वाली है ना। तो मान लो कि कोई एक्स और वाई है ना, वो जी के अंदर बिलोंग करते हैं। अब दोस्तों अगर एक्स और वाई जी के अंदर बिलोंग करते हैं तो वो एक्स भी कोई ए की फॉर्म में होगा, क्योंकि जी के पास तो सारे ए हैं। वो कोई ए की पावर एस होगा और एक्स ए की पावर आर होगा। अब आपको बताना है एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। तो एक्स वाई को लिख रहे ए की पावर आर इंटू ए की पावर एस। तो ये बन जाएगा ए की पावर आर प्लस एस, दैट मस्ट बी इक्वल टू आर प्लस एस को एस प्लस आर भी लिख सकते हो। तो ए की पावर एस प्लस आर हो गया। तो ए की पावर एस इंटू ए की पावर आर बन गया। तो ये बन गया वाई इंटू एक्स। इसका मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई इंटू एक्स। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, और ये एक अबिलियन ग्रुप बन गया। तो इसकी पहली थ्योरम थी साइक्लिक ग्रुप की कि एक साइक्लिक ग्रुप हमेशा क्या होता है, एक अबिलियन ग्रुप होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो साइक्लिक ग्रुप मस्ट बी एन अबिलियन ग्रुप। अब इसके ऊपर ना जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली थ्योरम ने आपको बताया कि कोई साइक्लिक ग्रुप है तो वो अबिलियन डेफिनेटली होने वाला है। अब बात करूंगा मैं इसकी सेकेंड थ्योरम की, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम आपको कहती है कि इफ ए इज अ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप देन ए इनवर्स इज आल्सो जनरेटर। ठीक है जी, प्रूव करते हैं इसको। मान लो आपके पास कोई ग्रुप है और वो है साइक्लिक, जी है, वो साइक्लिक ग्रुप है और उसका जनरेटर आपको दे रखा है वो है ए। अब आपको प्रूव करना है कि ए इनवर्स भी इसका जनरेटर होगा। ठीक है जी। तो मान लो एक्स इस जी ग्रुप को बिलोंग करता है बच्चों। अगर एक्स इसको बिलोंग करता है तो एक्स कोई ना कोई ए की पावर जैसा होगा। तो मान लो एक्स होगा ए की पावर आर। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या कर सकते हैं हम।
फॉर एनी आर बिलोंग्स टू जेड, कोई इंटीजर होगा ये। इस x इज इक्वल टू ए की पावर r को क्या आप किसी और फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि आपने लिखा x की पावर -1 पावर माइनस ऑफ r, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। अब x इज इक्वल टू ए की पावर -1 और -1 माइनस आर, r अगर z को बिलोंग करता था तो माइनस आर भी z को बिलोंग करेगा, वो भी एक इंटीजर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये भी इंटीजर है तो r की जगह पे आप इस माइनस आर की जगह पे अगर आप कोई s भी लिखोगे तो वो बन जाएगा ए की पावर -1 ऑफ s। तो इसका मतलब x को आप a की पावर -1 की फॉर्म में लिख दिया आपने, इज रिटन एज पावर ऑफ a रेज टू पावर -1। तो इसका मतलब a रेज टू पावर -1 जो है ना, a इनवर्स जो है वो जनरेटर हो गया। तो पहले a जनरेटर था, अब a इनवर्स को भी आपने जनरेटर बता दिया ग्रुप G का। लॉजिक क्लियर हुआ कुछ? यानी कि देखो r अगर इंटीजर है तो -r भी तो इंटीजर है ना, तो जैसे a और a इनवर्स दोनों के दोनों इस ग्रुप के जनरेटर होंगे। और मैंने अभी पीछे आपको बताया जैसे आइटा है तो आइटा इनवर्स क्या होता है, माइनस ऑफ आइटा। सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, आइटा इनवर्स दैट विल बी माइनस ऑफ आइटा। तो आइटा इज अ जनरेटर, इट मींस माइनस आइटा इज आल्सो जनरेटर ऑफ दैट ग्रुप G। ओके, और हमने बताया था कि किसी ग्रुप के एक से ज़्यादा जनरेटर हो सकते हैं। तो पहली थ्योरम ने पढ़ा आपने एवरेज साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, दूसरी पढ़ा अगर ए जनरेटर है तो ए इनवर्स भी जनरेटर होगा। अब चलते हैं थर्ड थ्योरम पे। ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, यानी कि ग्रुप का ऑर्डर और उसके जनरेटर का ऑर्डर बराबर होंगे। ये सारी की सारी चीजें हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में यूज करते हैं। मान लो G ग्रुप है बच्चों और वो साइक्लिक ग्रुप है, मान लिया साइक्लिक ग्रुप है तो वो A उसका जनरेटर है। अब G इज अ साइक्लिक ग्रुप एंड A इज अ जनरेटर ऑफ G। अब केस फर्स्ट क्या बनता है, यहाँ पे हम बनाएंगे दो केस। अब केस फर्स्ट में कि अगर आपके पास ये जो G ग्रुप आपने लिया है और वो या तो फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। तो अगर मैं मान के चलता हूं कि इफ ऑर्डर ऑफ A इज फाइनाइट, A का ऑर्डर, A मतलब एलिमेंट का ऑर्डर, तो अगर A का ऑर्डर फाइनाइट है तो वो कोई n होगा, m होगा, p होगा, कुछ तो होगा। तो ऑर्डर ऑफ A मैंने ले लिया n है। तो बच्चों अगर ऑर्डर ऑफ A n है और n कोई नंबर है और कोई फाइनाइट नंबर है तो G के पास इसका मतलब हो गया कि G कंटेन एट लीस्ट n एलिमेंट्स। इनके ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n है तो इसका मतलब n एलिमेंट एट लीस्ट G के पास होंगे, ठीक है। जैसे कि a स्क्वायर a पावर 3 4 अप टू a रेज टू पावर n, और लास्ट एलिमेंट मस्ट बी इज इक्वल टू e। जी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a का मतलब n तभी होगा ना जब a रेज टू पावर n इज इक्वल टू e होगा। अब हम क्लेम करते हैं कि G के पास ना n से ज़्यादा एलिमेंट नहीं होंगे, सिर्फ n ही एलिमेंट होंगे, n से ज़्यादा एलिमेंट नहीं होंगे। अब अगर n से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे तो क्या होगा, लेट्स सी। तो G का जनरेटर कौन है बच्चों, A। तो A के पास क्या है, a पावर 2 a पावर 3 अप टू an, और an इज इक्वल टू क्या है, e, यानी कि एटलीस्ट n एलिमेंट हैं। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि कोई x जो है ना वो G को बिलोंग करेगा। कोई एक एलिमेंट है x और वो a की पावर m जैसा होगा और m कोई इंटीजर है। अब m क्या है, m मैं मान के चलता हूँ कि m जो है ना बच्चों वो n से बड़ा होगा। तो अब डिवीजन एल्गोरिथम कहती है कि ये जो m है जो कि n से बड़ा है तो इसको आप n³ प्लस r लिख सकते हो, ठीक है। और r क्या होगा, 0 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है। अब डिवीजन एल्गोरिथम का आई होप सो कि आपको पता होगा, जैसे 9 है तो 9 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 2 + 1। अब 9 क्या है, आपका m है, ठीक है। तो अब m को मैंने n³ प्लस r लिखा है तो x इज इक्वल टू क्या है, a रेज़ टू पावर m। तो m की जगह पर क्या लिखोगे, n³ प्लस r। अब a पावर क्या हो गया, a पावर हो गया n³ एंड a पावर r। तो ये हो गया a रेज़ टू पावर n पावर q इंटू a रेज़ टू पावर r। अब आपने लिखा a रेज़ टू पावर n क्या होता है, e होता है। तो e की पावर q इंटू a पावर r, तो टोटल क्या बन गया, a पावर r। अब r क्या है, वो n से छोटा है। तो ये जो a की पावर m आप लेके चले थे ना, वो a की पावर m a की पावर r के इक्वल आ गया, ओके। और r क्या है, वो n से छोटा है। और आपने क्या लिया था, m जो था वो n से बड़ा लेके चले थे हम, गेट मी पॉइंट। बट आ क्या गया, वो n से छोटा। इसका मतलब यहाँ हमारी ये कॉन्ट्राडिक्शन है एक टाइप से कि जो m आपने लिया है x इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m, वो आपका m n से बड़ा नहीं हो सकता।
ओके, तो n क्या था, ये लिखा था 9 = 4 × 2 + 1, तो m था ये 4n था इंटू 2 + 1, तो n m से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही a⁻m = a⁻r आ गया। तो m क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा n से। तो इट मीन्स g के पास n से ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते। अब g के पास n से ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते, तो इसका मतलब g का जो ऑर्डर है वो क्या हो गया, n हो गया। हम a का ऑर्डर n लेके चले थे और आपने बता दिया कि g का ऑर्डर भी क्या आएगा बच्चों, वो भी n ही आएगा, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ g इज द फॉर्म ऑफ a⁻r, और a⁻r क्या है, वो 0 से लेके n तक ही हो सकता है। तो इसका मतलब हेंस g exactly having n element, not more than n element. So order of A is equal to order of G. क्लियर हुआ। ये तब था जब केस फर्स्ट था, जब आपके में मान के चले थे कि यहाँ पे फाइनाइट एलिमेंट होने चाहिए। अब केस सेकंड ये कहता है कि ऑर्डर ऑफ ए अगर इनफाइनाइट हो तो क्या होगा। अब किसी एलिमेंट का ऑर्डर जो है ना इनफाइनाइट हो, अब अगर एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो ग्रुप के अंदर भी इनफाइनाइट एलिमेंट होने चाहिए, तभी थ्योरम प्रूव होगी। अब हम मान के चलते हैं कि सपोज कर लो कि ए जो जी है ना आपका, वो एक फाइनाइट है, इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। जी फाइनाइट, ए का ऑर्डर तो इनफाइनाइट है, जी आप मान के चल रहे हो कि फाइनाइट है। अब अगर जी फाइनाइट है तो कोई आर एंड एस होंगे सच दैट कि आर या तो एस से बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। मैं मान लेता हूँ कि आर एस से बड़ा है, तो ए की पावर आर और ए की पावर एस जो है ना वो बराबर हो जाएंगे। जैसे मान मैंने आपको बताया था कि आपने कहा कि ए की पावर 10 तक एलिमेंट है, तो अगर आप 11 ले गए तो कोई ना कोई 11वां एलिमेंट किसी ना किसी ए की पावर 6 के बराबर आएगा, क्योंकि आपने कहा कि एलिमेंट ही 10 है जी के पास, 11वां है ही नहीं, तो वो 11वां किसी ना किसी चौथे पाँचवें के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये अगर आप ए पावर आर माइनस एस लिखते हो तो क्या बन जाएगा, आपने कहा ए पावर आर इज इक्वल टू ए पावर एस, तो आर माइनस एस इज इक्वल टू ए पावर 0 हो जाएगा। 0 इज मतलब ई, तो आर माइनस एस, ए पावर आर माइनस एस इज इक्वल टू ई। तो ये आर माइनस एस क्या है कि इसका ऑर्डर हो गया एक टाइप से, क्योंकि ए की पावर कुछ करें और ई आ जाए तो वो जो कुछ है वो ऑर्डर होता है। तो ये ऑर्डर क्या है, ये फाइनाइट है, क्योंकि आर और एस दोनों कोई नंबर हैं, तो आर माइनस एस कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो ये ऑर्डर ए का फाइनाइट आ गया, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन होगी। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी का जो आपने फाइनाइट लिया था वो गलत है, वो भी इनफाइनाइट होगा। तो अगर एक ऑर्डर फाइनाइट था, फाइनाइट था, तो यू हैव प्रूव्ड एन ऑर्डर था, तो आपने प्रूव किया कि जी के पास भी एन एलिमेंट होंगे। और फिर आपने कहा कि अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो ग्रुप का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा, बट कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से आपने प्रूव किया। पहले वाले को आपने सिंपल मेथड से प्रूव किया, दूसरे वाले को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव किया कि अगर आप जी का ऑर्डर, ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो जी को आपने फाइनाइट लिया, और लास्ट में प्रूव किया कि जी फाइनाइट नहीं हो सकता। तो हमने पहली थ्योरम की थी कि साइक्लिक ग्रुप हमेशा अबिलियन ग्रुप होगा। दूसरी थ्योरम की थी कि अगर किसी का जनरेटर ए है तो ए इनवर्स भी उसका जनरेटर होगा। तीसरी थ्योरम हमने की थी कि साइक्लिक ग्रुप और उसका ऑर्डर और उसका जनरेटर दोनों का ऑर्डर सेम होगा। अब चौथी थ्योरम आपके पास कहती है कि इफ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ n देन द ग्रुप मस्ट बी साइक्लिक। देखो उसी थ्योरम का रिवर्स है ना ये, एक टाइप से ये कह रहा है कि अगर किसी फाइनाइट ग्रुप है और उसके पास n एलिमेंट है और तो उसका ऑर्डर, उसका जनरेटर जो है उसके पास भी उसका ऑर्डर n है, तो वो क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। तो जी मान लो एक फाइनाइट ग्रुप है, साइक्लिक नहीं साइक्लिक प्रूव करना है। जी फाइनाइट ग्रुप है और इसका मान लो कि ऑर्डर क्या है, इसका n है भाई, जी साइक्लिक है उसका ऑर्डर n है। अब मान लो कि कोई a जो है ना वो g को बिलोंग करता है, तो अगर a g को बिलोंग करता है तो डेफिनेटली इस a का ऑर्डर भी क्या होगा, n होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ये ऊपर दिया हुआ है थ्योरम में, अपनी मर्जी से नहीं लिखा मैंने, n की बात लिखी हुई है। अब इसका मतलब ए पावर 2, ए पावर 3, ए पावर n, ए पावर n तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे किसके अंदर होंगे, जी के अंदर होंगे, और सारे डिफरेंट एलिमेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, आर द डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन जी। क्लियर। अब ये सारे अलग अलग एलिमेंट हैं ग्रुप जी के अंदर। सो जी का जो ऑर्डर है वो है n। हमने प्रूव कर रहे हैं ग्रुप साइक्लिक होगा। अब ए पावर 2, ए पावर 3, ए पावर 4, ये जी ग्रुप कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। और इसको जनरेट कौन कर रहा है बच्चों, ए। तो इसका मतलब ये जी क्या है, साइक्लिक ग्रुप ही तो है। क्लियर। तो इसका मतलब जी अगर फाइनाइट है,
ए उसका एलिमेंट है और ए का ऑर्डर n है तो डेफिनेटली वो ग्रुप भी साइक्लिक होगा। यानी कि उसका अगर एलिमेंट का और ग्रुप का ऑर्डर दोनों सेम है तो वो ग्रुप साइक्लिक होगा। और हमने पीछे प्रूव किया था कि अगर ग्रुप साइक्लिक है तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब फिफ्थ थ्योरम कहती है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ अ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। तो मैंने मान लिया कि जी कोई फाइनाइट ग्रुप है और उस ग्रुप का ऑर्डर कोई प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर मान लो पी है, ठीक है, वेर पी इज अ प्राइम नंबर। जी क्या है, फाइनाइट ग्रुप है और जी का ऑर्डर एक प्राइम नंबर है। हमें प्रूव करना है कि ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक होगा। चलिए देखिए, अब प्राइम नंबर आपको पता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2, 2, 3, 5 ऐसे शुरू होते हैं। तो इसका मतलब जी में जी मस्ट कंटेन्स एट लीस्ट, कम से कम भाई 2 एलिमेंट तो होंगे, क्योंकि 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर है ही नहीं। तो कह रहे कि अगर जी का ऑर्डर प्राइम नंबर है तो उसमें कम से कम 2 एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, है ना, इससे कम तो क्या होंगे। अब देखो मैं मान लेता हूँ 2 एलिमेंट होंगे, एक होगा ए और एक होगा ई। भाई अगर 2 ही एलिमेंट हैं, एक है ए एक और है ई, जो कि ए और ई बराबर नहीं होंगे, ई एक आइडेंटिटी का काम करेगा, ए एक एलिमेंट है, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि जी क्या एक साइक्लिक ग्रुप बन गया। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, बट फिर भी इसको लिखो। अब मान लो जी एक ग्रुप है तो उसको आप लिखोगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, है ना, और ये एक साइक्लिक ग्रुप बन गया। अब यहाँ बात हुई थी एट लीस्ट की, बट इससे ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, प्राइम नंबर तो कुछ भी हो सकता है। अब मान लो कि आपने इस जी का जो ऑर्डर लिया है वो हो सकता है या तो 2 के बराबर या 2 से बड़ा, कुछ भी हो सकता है। तो जो ए का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, अब ए का ऑर्डर भी या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, क्योंकि ए उसका एलिमेंट है। हमें प्रूव करना है कि जी साइक्लिक ग्रुप बने। तो मान लेता हूँ कि एच इसका ना कोई सब ग्रुप है, कोई भी एच एक सब ग्रुप है जी का। अब अगर एच सब ग्रुप है, ध्यान देना मेरी बात पे, और उसका ऑर्डर है कोई एम। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब अगर एच का ऑर्डर एम है विच इज ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर भी एम है, क्योंकि ए माने मान लिया एलिमेंट है एच का, ठीक है। तो ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप का ऑर्डर जो है ना वो हमेशा डिवाइड करता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे सब ग्रुप वाले पार्ट के अंदर। तो अगर ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करता है बाय लैग्रेंजेस थ्योरम, तो इसका मतलब ये जो आपका P है, P क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, और M क्या है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। तो इसका मतलब इस P को M डिवाइड करेगा। अब P क्या है, प्राइम नंबर। अब किसी प्राइम नंबर को कोई नंबर डिवाइड तभी कर सकता है जब वो नंबर खुद प्राइम नंबर हो, अदरवाइज तो कर नहीं सकता।